चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रकाश गाबा और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट से। टेक्नो फंडा नजरिए के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता रहेंगे। साथ ही आशीष से जानेंगे कि फूड डिलीवरी सेगमेंट में नए प्लेयर की एंट्री से स्विगी के लिए किस तरीके की डैमेजेस की पॉसिबिलिटी रहेगी। मार्केट में एक अपटिक के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और अब एक इमीडिएटली वापस एक बड़ा बाउंस आया है और मॉर्निंग का लो प्रोटेक्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। अब 23,870 पर आप देखते हैं हाई निकलेगा या नहीं। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों अच्छा कर रहे हैं आज। एक्चुअली बैंक निफ्टी करीब करीब 0.5% ऊपर है, 350 पॉइंट के करीब, और निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब, ये तो 1% के करीब ऊपर है। बस आज मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा ख़राब है, करीब करीब 1:1.5 का है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में एक बार डिक्सन टेक रखिएगा ज़रा। और आज रिवर्सल में अगर कोई एक ट्रेड प्ले आउट हुई है तो वो है डिक्सन टेक। शानदार रिवर्सल अब यहाँ पर इंट्राडे में पूरा स्टॉक घूम गया और अब एक्चुअली ग्रीन में आ चुका है ये स्टॉक। इटर्नल एक और स्टॉक है जो घुमा है इंट्राडे में, यहाँ पर अच्छे मूव्स। बीपीसीएल, एचपीसीएल, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक चला अच्छा खासा। एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पर अब ये एक्चुअली अब निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर बनता जा रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 57 पॉइंट, फिर करीब करीब एचडीएफसी बैंक के 16 पॉइंट्स और साथ ही इन्फोसिस। यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। स्टॉक्स जो नीचे हैं उनमें आईआरएफसी 6% नीचे, जी वर्नोवा टीएनडी 4.5% नीचे, और इसके अलावा हिताची, ऊनो मिंडा, टीवीएस मोटर्स, स्विगी, कॉनकोर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। विरू जी, ये था अब तक का अगर आप देखिए बाजार का हाल आपने सुना। अभी आप चलते हैं पैनल से बातचीत करते हैं। प्रकाश का बसर अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं। रुचित जैन और रचना वैद्य जी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नजरिया लेके जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। रुचित, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी साइड, और ऐसे ही सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इधर लीडरशिप या आउट परफॉर्मेंस है। प्राइवेट बैंक से आज क्लियर एक लीडरशिप नजर आ रही है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के कंसोलिडेशन के बाद। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे मेरा पहला प्रिफर्ड पिक रहेगा कि जहाँ पे हमने रिसेंटली ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा है अपने इंपॉर्टेंट 200 डीएमए से। उसके बाद 200 डीएमए के ऊपर ही कंसोलिडेट हुआ और अब मूव रिज्यूम कर रहा है। सो करंट लेवल्स पे आईसीआईसीआई बैंक में 1340 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी की सलाह है 1410 के टारगेट्स के लिए। और टेक्सटाइल्स एज अ थीम, नो एज अ स्पेस काफी अच्छा मोमेंट आ जाएगा। आज देखेंगे तो ज्यादातर टेक्सटाइल स्टॉक्स में जो रिसेंट न्यूज फ्लोज थे यूके एफटीए के बाद में थोड़े से कंसोलिडेट हुए और अब फिर से अपट्रेंड के रिजम्पशन वहां पे हो रहे हैं। वेल्सपन लिविंग विद इन दिस स्पेस, टेक्निकल स्ट्रक्चर्स काफी अच्छा है कि जहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो करंट लेवल्स पे 158 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 174 के टारगेट्स के लिए वेल्सपन लिविंग में खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए ये होगी दो ट्रेड्स रुचित की तरफ से। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपकी दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी दो ट्रेड्स में एक बीपीसीएल रहेगा। बीपीसीएल को हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे फ्यूचर्स पे, और इसमें मोमेंटम पिकअप होगा। ये अगर 313 को क्रॉस करेगा सक्सेसफुली फॉर 5-10 मिनट्स, तब इसमें इंक्रीमेंट आएगा मोमेंटम में। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 310 पे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 317 एंड 320। एंड सेकंड कॉल जो मेरा रहेगा दैट विल बी इन बीडीएल में भी एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग प्ले आउट होने जा रहा है। 1416 पे है फ्यूचर्स। हम इसको लॉन्ग करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1400, और इसमें हमारे अपसाइड के टारगेट रह सकते हैं 1435 तक। ओके, ये हो गया रचना जी के दो ट्रेड्स। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स। मेरा रहेगा बैंकिंग क्षेत्र से, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ट्रेड करा है 405.65, टॉप रहेंगे 402 का, कहीं ज्यादा नहीं, 3-3.5 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 410 कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, एग्रेसिव कॉल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ट्रेड करा है 575.70, स्टॉप लगाएंगे 570 का, 75 रुपीज का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 582 to 585 जोन्स। जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये हो गई गाबा सर की ट्रेड। अमित जी गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी दो ट्रेड इस समय की।
जी, गुड मॉर्निंग अगेन अनु जी। पहला ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मार्केट की वॉलेटिलिटी और फॉल में भी इसने अपने अच्छे से लेवल्स मेंटेन किए। इनफैक्ट इतनी वॉलेटिलिटी में ये 10 डेमा को भी इसने टच नहीं किया है और आज के सत्र में वापस यहाँ पे एक ऑर्डरली अप मूव देख रहे हैं। तो 85.54 का इसका प्राइस है। 100 रुपए के लगभग स्टॉप लॉस लगाएंगे 84.60 का, 8460 का, और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 87.50 के। दूसरा स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे भी एक अच्छी खासी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 2-3 दिनों से साइडवेज था, मे बी ड्यू टू द मार्केट, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे 1028 का, 1028 का, और टारगेट्स रहेंगे 1060 के। बिल्कुल, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी पहले मानस जी का ट्रेड था, उसके बाद अब एक बार फिर पिक करते हुए अभी रचना जी ने बीडीएल पिक किया। वाकई बीडीएल 1422 मेरी पूरी डेरिवेटिव की स्क्रीन को इस वक्त डोमिनेट करता हुआ बीडीएल मजगांव डॉक डिफेंस में मूव आ रहा है इस वक्त, और बीडीएल धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे एक सेंस मिल रहा है कि ये जुलाई 25 यानी ऑलमोस्ट एक साल की स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। रचना जी, थोड़ा सा अगर आप और अपने आप को अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर करके सेक्टर को एनालाइज करें, अदर देन बीडीएल और क्या क्या डिफेंस में आपको इम्प्रेस कर रहा है इस वक्त? देखिए, डिफेंस में एक एचएएल भी अच्छा लगने लगेगा अगर ये 45-50 को 45-40 को क्रॉस करेगा। अभी हल्का सा इसमें पुल बैक है, लेकिन वहां पे भी एक अपस्विंग की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और उसके अलावा बीईएल जो है वो भी अगर 420 के ऊपर जाएगा, विच इज अ क्रॉसओवर ऑफ 200 पीरियड एवरेज ऑन डेली चार्ट, तो वहां पे भी दोबारा से मोमेंटम पिकअप होने के चांसेस रहेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, स्विगी को रखिएगा एक बार जरा। स्विगी में आज काफ़ी प्रेशर है और इस पूरे स्पेस में एक नई जंग छिड़ी है और स्विगी और जोमेटो के दबदबे को चैलेंज करने के लिए उतरा है एक नया खिलाड़ी। रैपिडो ने फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंट्री मारी है। क्या है रैपिडो का बिजनेस मॉडल, आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग सर। और स्विगी और इटर्नल दोनों स्टॉक्स में आप देखें तो एक तगड़ा कंपटीशन ऑलरेडी चल ही रहा था, और ऐसे में एक नया प्लेयर आके चैलेंज करेगा तो थोड़ी सी सेक्टर में दिक्कत होती है। अच्छा, दिक्कत उसको ज़्यादा होती है जो थोड़ा सा ऑलरेडी कमज़ोर चल रहा हो। अब आप स्विगी को देखिए, क्या अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। आप इटर्नल के मुकाबले देखें तो अंडर परफॉर्मेंस आपको साफ नजर आएगा। एक तरफ इटर्नल जो साल की शुरुआत से लेकर अब तक 9% तक करेक्टेड है, एक साल में 2% ऊपर है। उसमें स्विगी को आप देखें, स्विगी पिछले YTD और एक साल में 37 से 38% टूट चुका है। अब अपने 52 वीक लो या फिर आप ये कह लीजिए कि ऑल टाइम लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। अब बड़ी खबर की तरफ आता हूं कि जो रैपिडो का मॉडल है ओनली प्लेटफॉर्म, ये अगर आप देखें तो फिर से जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स हैं इनको टारगेट कर रहा है, और इसी के चलते जो डुओपोली फूड डिलीवरी में चल रही है, क्योंकि और कोई तो टिक नहीं पाया इस सेगमेंट में, सिर्फ स्विगी और जोमेटो है, इनको चैलेंज करने की तैयारी है। अब भूलिएगा मत कि रैपिडो के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क है राइडर्स का, तो इसको ये धीरे धीरे स्केल कर सकते हैं, इससे सिनर्जी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब एक और बात बड़ी सिग्निफिकेंट ये है कि वाइडर कवरेज कैप्चर करने के लिए जीरो कमीशन मॉडल रेस्टोरेंट्स के साथ लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक आप देखें तो चाहे स्विगी है या जोमेटो 16 से 30% तक कमीशन जो है बाकी के रेस्टोरेंट से चार्ज करते हैं, और अफोर्डेबल फूड डिलीवरी के ऊपर रैपिडो का काफ़ी फोकस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब आप खास बात ये भी देखें कि राइडर नेटवर्क बहुत बड़ा है, राइडर यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकते हैं, और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट के चलते एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब ट्रैक्शन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए 15% जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं पिछले 3 महीने में एडिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जो एप्लीकेशन डाउनलोड्स हैं, जैसे थोड़े दिन पहले हम अपडेट के माध्यम से आपको बता रहे थे कि स्विगी का जो टोइंग है इसमें कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन ओनली प्लेटफॉर्म के लिहाज से देखें ना तो इसके डाउनलोड्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब स्विगी के लिए नेगेटिव इसके लिए हो जाता है क्योंकि स्विगी में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ये 2 बड़े कारोबार हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस आप देखें तो क्विक कॉमर्स को यानी इंस्टामार्ट को वैल्यूएशन देती नहीं, जीरो पर वैल्यू करते हैं। जो भी ग्रोथ आती है वैल्यूएशन निकल कर आती है, टारगेट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी के लिहाज से। ऐसे में अगर इस स्पेस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी सी भी बढ़ती है तो इसके लिए एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है, और ये आपको स्टॉक के प्राइस में भी नजर आएगा, बात करते करते तकरीबन 2.5% नीचे। बिल्कुल, काफ़ी प्रेशर है स्विगी में, लगातार 52 वीक लोज लगा रहा है। और स्विगी के साथ एक और दिक्कत रही है कि मार्केट को इनके मैनेजमेंट के जो वर्ड्स है उस पर ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो भी बात उन्होंने कभी कही कभी उस पर वो अमल किया नहीं उन्होंने, और हर बार कुछ ना कुछ नया
बहाना और वो होता रहा इस वजह से। मीनवाइल निफ्टी में वो डिप में क्या बाइंग आई, क्या ज़बरदस्त बाइंग आई। 23,900 के पार निकले हम, कहाँ 23,800 तक की डिप आई और एकदम से एक 15 मिनट की कैंडल में आप 23,900 क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा मूव मार्केट में और बैंक निफ्टी लेकर आइए 450 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हमारे साथ पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि वो बाजार में क्या रणनीति रख रहे हैं। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट में एक अब नई तेज़ी की शुरुआत हुई या फिर एक ग्लोबल रिस्क ओपन हुआ है? एक वॉर का रिस्क तो भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन जो एआई रिलेटेड रिस्क है, नैस्डैक में जिस तरीके की डिक्लाइन आई है लास्ट 2-3 दिनों में, कॉस्पी में, क्या ग्लोबल रिस्क खुला है या हमारी मार्केट अब उसको इग्नोर कर सकेंगी? अनुज जी, मुझे लगता है जिस तरह से वो थोड़ा सा ऑडियो में इशू आ रहा है, एक काम करते हैं, करेक्शन को रीपैच करेंगे, लेकिन तब तक पहले जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है शो में। अच्छे मूव्स मार्केट में इस समय आ रहे हैं। आप बताइए मार्केट पर अब इस समय क्या ब्रॉड व्यू लिया जाए? क्या वो जो तेज़ी है वो कंटिन्यू कर रही है? कल सिर्फ एक एबरेशन था और अब क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए बिल्कुल मार्केट ने काफी अच्छे इनफैक्ट पिछले दो महीनों में जिस तरह से स्मॉल मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी आई, मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी काफी अच्छी देखने को नजर आई। कल एक एबरेशन था, उसका रीजन था कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑफ आया एआई ट्रेड, सेमीकंडक्टर ट्रेड को लेकर के मार्केट में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को नजर आई और उसका इम्पैक्ट साउथ कोरिया के मार्केट में देखने को नजर आया है। दूसरे भी डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर में थोड़ा सा इसका नीजक रिएक्शन हमें देखने को नजर आया। साथ ही साथ एक और चीज जो अनुज हुई वो हुई डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी तेजी हमें देखने को नजर आई। ऑलमोस्ट 101 के ऊपर अब डॉलर इंडेक्स जा चुका है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सारी जो इमर्जिंग मार्केट या दूसरे जो मार्केट्स है उस पर इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को नजर आएगा। और यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास है, तो वो भी एक डिस्कम्फर्ट मार्केट के अंदर में, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इसके चलते एक नीजक रिएक्शन हमें देखने को नजर आया। बट हम ये मानते हैं कि अगर से एआई ट्रेड में कोई भी रिवर्सल शुरू होता है तो उसका क्लियर बेनिफिट इंडियन मार्केट्स को देखने को नजर आएगा, क्योंकि इंडिया ने पिछले 2 सालों में कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं क्रिएट किया, इनफैक्ट अपने सभी पीयर्स को सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया। तो यहाँ एआई ट्रेड में रिवर्सल आते ही हमें लगता है इंडियन मार्केट्स के अंदर में एक अच्छी बढ़त देखने को नजर आएगी और ये बेस बिल्डिंग हमें बाजार में बनती हुई नजर आना शुरू हो चुकी है। ओके चलिए, तो बात इस क्रॉस कॉम्बिनेशन की हो गई। अच्छा आशीष, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे बैंकों की और इस बार प्राइवेट बैंक्स में लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक ने ले रखी है। मतलब मई बहुत शानदार रहा एंड सो फार सो गुड इन जून सो फार। बैंक्स में आपका टॉप बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में सिलेक्शन क्या है इस वक्त? क्या क्या इंक्लूड किया आपने? तो वीरेंद्र गुड मॉर्निंग। देखिए काफी लंबे समय से हम आईसीआईसीआई बैंक पे ही एक ओवरवेट पोजीशन मेंटेन रख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो एचडीएफसी बैंक के अंदर में एक चैलेंज ये आया कि जो मर्जर रिलेटेड एक तो सिनर्जी आनी थी, उसमें काफी समय लग गया, प्लस जो लीडरशिप के भी लेवल पर कुछ चैलेंजेस देखने को नजर आए, तो जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक जबकि एक डिकेडल लो वैल्यूएशन पे इस समय ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म पे डेफिनेटली आपको एचडीएफसी बैंक ज्यादा कंफर्ट दिखाएगा। बट अगर से आप क्रेडिट ग्रोथ के एनवायरनमेंट को देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन दोनों ही बैंक्स ने क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिखाई। और हमारा ये मानना है कि इस समय पे रिटेल लेंडिंग या जो आप जो कॉर्पोरेट या एसएमई की भी लेंडिंग का जो नंबर्स देखेंगे तो वो एक्सिस और आईसीआईसीआई के नंबर्स काफी इंकरेजिंग रहे। तो इस सब कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक इस पूरे स्पेस में सबसे अच्छी तरह से बढ़त बनाए रखेगा। वैल्यूएशन की कंफर्ट यहाँ भी अच्छी है और साथ ही साथ हमें लगता है कि एक फोकस्ड अप्रोच के साथ बैंक काफी काम कर रहा है, तो उसका बेनिफिट क्लियरली आपको रिटर्न रेशियोज में भी नजर आएंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक हमारी टॉप पिक है। इसी में हम करंट लेवल्स पर भी हमें लगता है कि पोजीशंस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज स्टॉक ने बहुत लंबे समय बाद अपने 200 डे मूविंग एवरेज को इवेंचुअली क्रॉस किया है। तो हमें लगता है यहाँ पर अपने मोमेंटम जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में फ्लो ऑफ कैपिटल ज्यादा आता हुआ नजर आएगा। सेकंड हमें लगता है एक्सिस बैंक हमारी टॉप पिक रहेगी। तो ये दो बैंक्स प्राइवेट बैंक्स में हमारी टॉप पिक के तौर पर हम देखते हैं। ओके चलिए, एक आखिरी सवाल, आपकी खुद के पसंद के स्टॉक्स 2-3 जो आपको पसंद हो इन लेवल्स पर?
तो बिल्कुल अनुज देखिए हमें सीडीएमओ स्पेस पे हमने काफी चर्चा की। हमें लगता है कि स्पेस काफी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुका है। नंबर्स के टर्म में भी काफी अच्छे इंकरेजिंग नंबर आ रहे हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल प्लस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीडीएमओ की जो कंपनीज है वहां पर हमें काफी इंटरेस्ट है। तो नवीन फ्लोरिन, साई लाइफ, ये दो कंपनीज हमें इस स्पेस से बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आती है। और इसी स्पेस में एक कंपनी और हम ऐड करेंगे, वो होगी एथर इंडस्ट्रीज, जो कि स्पेशलिटी केमिकल में है। और इस कंपनी की खासियत ये रही कि ये R&D में काफी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इनके भी नंबर्स आने वाले समय में काफी इंकरेजिंग रह सकते हैं। तो ये स्पेस सीडीएमओ प्लस स्पेशलिटी केमिकल का काफी इंकरेजिंग हमें इन लेवल्स पर नजर आता है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी बातचीत में अपने अपने व्यूज़ मार्केट्स को लेकर, स्टॉक सिलेक्शन को लेकर आपने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो चुका है। दिलीप जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? ओके। अभी एक बात हमने कर ली है स्टॉक्स की और कॉस्पी की, ग्लोबल प्लेसमेंट्स की। ग्लोबली अगर आप देखें एक स्पेस और जो हमें थोड़ा सा एसोसिएटेड है, हमें दिक्कत कर रहा है, दैट्स मेटल्स। एंड सीरियसली सेकेंड टाइम इन दिस ईयर CY26 सो फार ये अनवाइंडिंग मोड में गया है, शॉर्टिंग मोड में गया है, कोलैप्स हो रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग। मेटल्स की इस बार की ये जो सेल ऑफ है वो आपको क्या कर रहा है? क्या अगर आप सीरियसली इन द मनी है मेटल्स में तो क्या आप थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अपने आप को? वीरेंद्र जी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ तक कमोडिटी का सवाल है और खास करके मेटल्स का सवाल है, उसमें दो होता है। द साइकिल बिकम्स वेरी शॉर्टर और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑल्सो कि किस तरह से साइकिल मूव होगा। दैट इज वन पार्ट। एंड सेकेंड, अगर हम देखें कि कमोडिटीज हो या केमिकल्स हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें काफी सारा ड्यूटी प्रोटेक्शन है। तो ये जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू हाउ टू वैल्यू दिस कंपनीज। तो इसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेना, सेकेंडर व्यू लेना ऑलवेज इज वेरी डिफिकल्ट। जहां तक शॉर्ट टर्म का सवाल है, मैं यही कहूंगा कि शायद इफ यू आर डीप इनटू मनी, मेकिंग गुड मनी, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी भी कॉपर, एल्यूमिनियम आर द टू मेटल्स which will still continue to do well in the times to come, और maybe in a fall एक momentum के हिसाब से उसको ले सकते। ओके अच्छा सर, मैं अगले स्पेस पे जिस पे आपसे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही दुविधापूर्ण है, चैलेंजिंग है। निफ्टी आईटी को देख के कोई भी कह सकता है कि जनाब इससे दूर रहिए। इस मंच पे कम से कम नहीं तो 90% लोग यही कह के जा रहे हैं कि स्टे अवे फ्रॉम आईटी, स्टे अवे फ्रॉम आईटी। बट स्टॉक स्पेसिफिक बड़े डाइवर्जेंसेस हैं और मैं कह सकता हूं कि अपने खुद के तजुर्बे से कि इन डाइवर्जेंस को अगर आप पकड़ते हैं तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर ढूंढ लेते हैं। लुक एट कोफोर्ज, लुक एट ओरेकल फाइनेंशियल्स, विद इन दैट आईटी बड़े ही गंभीर और क्रिटिकल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। कल TCS 6 साल के लो पे बंद हुआ सर, बट लुक एट ओरेकल फाइनेंशियल्स, लुक एट कोफोर्ज। आप मिड कैप आईटी में कहीं पे अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हैं तो वो कौन सा होगा स्टॉक? आज दिलीप जी के आउटपुट में थोड़ा सा दिक्कत है, संघर्ष करना पड़ रहा है हमें। आईटी कुछ गुजारी ऐसे दौर से रहा है, जब आईटी की बात करो तो कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है, कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है। अच्छा रचना जी, ये ओरेकल फाइनेंशियल्स को जरा एक बार देखिएगा, है ना। ओरेकल फाइनेंशियल्स, कोफोर्ज, यहाँ पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? ऑल्दो आज लार्ज कैप आईटी डोमिनेट कर रहा है, लुक एट टेक महिंद्रा इज डूइंग वेल, बट ओरेकल फाइनेंशियल्स पे और कोफोर्ज पे आपका मीडियम टर्म टेक क्या है इस वक्त? जी, ओरेकल की पहले अगर बात करें, इसमें मीडियम टर्म टेक डेफिनेटली पॉजिटिव है और ये हमें मीडियम टर्म के हिसाब से लेट्स से 3 to 4 मंथ्स की अगर बात करें तो ये हमें 12,500 को क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है। और ये पॉजिटिविटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक हम इसमें 8,250 के ऊपर बने रहेंगे इन लेवल्स पे। और कोफोर्ज की जहाँ तक मीडियम टर्म की बात है, अगेन 4 to 6 मंथ्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी हम करीब 1800 को क्रॉस करते हुए नजर आ सकते हैं अगर हम 4 to 6 मंथ्स का इसको टाइम फ्रेम देते हैं। और यहाँ पे जो लेवल होल्ड करना बहुत जरूरी है इस चीज को प्ले आउट होने के लिए, दैट इज द लेवल ऑफ 1300। ओके चलिए, तो यहाँ पर मिड कैप आईटी पर रचना जी का व्यू। थोड़ा सा डिविएट करते हैं स्टॉक से और अब बात करते हैं कुछ बड़ी बातों की। दक्षिण कोरिया को लेकर MSCI ने एक कंफ्यूजन को दूर किया है। उनका कहना है कि दक्षिण कोरिया के मार्केट को
विकसित मार्केट स्टेटस देने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है, उसे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ही बरकरार रखा है। इस खबर का ज़्यादा डिटेल से समझते हैं और इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, नुपू से समझते हैं। नुपू बताइए। बिल्कुल, काफ़ी दिनों से यहाँ पे अटकलें लगी हुई थी कि दक्षिण कोरिया के जो मार्केट्स है वो MSCI के जो डेवलप मार्केट्स है उसमें शामिल कर दिए जाएंगे इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिल सकता है। लेकिन MSCI की तरफ से एक जो कन्फ्यूजन था ये पूरा अब दूर हो चुका है। MSCI का कहना है कि साउथ कोरिया के जो मार्केट है फिलहाल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ही बरकरार रहेंगे। डेवलप्ड मार्केट स्टेटस देने की प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू नहीं की गई है। MSCI ने कोरिया के जो जितनी भी पॉलिसीज है उसमें सुधार देखने को मिला है, उसकी तारीफ की है, उसकी सराहना की है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिस पर कोरिया को काम करना होगा। एक्सटेंडेड फॉरेक्स ट्रेडिंग आवर्स के बावजूद करेंसी लिक्विडिटी जो है वो पर्याप्त नहीं है, वहाँ पे फिलहाल कंसर्न्स बने हुए। ग्लोबल निवेशकों के लिए जो करेंसी है कोरिया की उसकी लिक्विडिटी जो है एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर निकल के आती है। ऑफशोर मार्केट में कोरिया की जो करेंसी है वो उसकी लिक्विडिटी कम है। शॉर्ट सेलिंग नियमों पर अभी भी चिंता यहाँ पर जताई है MSCI ने। MSCI का कहना है कि रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं, रिफॉर्म्स का असर भी पिछले कुछ समय से नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो है इसे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ही रखा जाएगा। जानकारों का, ब्रोकर्स का मानना है कि हो सकता है 2029 में जाके इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट में से शिफ्ट किया जाए, तब वहाँ पे इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए MSCI ने पूरा जो कन्फ्यूजन था वो दूर कर दिया है, क्लियरली कहा है कि अभी तो ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ही बना हुआ रहेगा। कल एक इम्पैक्ट भी देखने को मिला था साउथ कोरिया के मार्केट में, हालांकि इससे हमारे मार्केट्स को भी बेनिफिट ही होता है। अगर अभी फिलहाल इमर्जिंग मार्केट में ही बना हुआ रहेगा तो कोई एडिशनल इनफ्लो देखने को नहीं मिलेगा। अगर डेवलप्ड में शिफ्ट हो जाता तो हो सकता था कि यहाँ पे ज्यादा इनफ्लो देखने को मिलते, तो हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। अभी फिलहाल कोरिया इमर्जिंग मार्केट में ही बना रहेगा। ओके, शुक्रिया नुपुर इस पूरी खबर को समझाने के लिए ठीक से। और अभी काम करते हैं, इस खबर से बाहर निकलते हैं। समय का बस अगर आप देखें 2 मिनट बाकी है मेरे पास, मैं थोड़ा सा टेक चेक लेता हूँ 2 चीज़ों पर। निफ्टी इज एट डी हाई, इट्स 23,935, और जैसे कि मैं आपको कहता था सुबह कि इफ़ वी होल्ड 23,800, 23,755, निफ्टी विल बी रेंज बाउंड बिटवीन RS1 एंड बेस 1। देखिए आप 755 को आपने होल्ड किया, 755 क्या था आपका 20 डे में, आप उस ट्रैजेक्टरी से दूर रहे 40 पॉइंट के डिफरेंशियल्स के साथ। अब आप जा रहे हैं उस पैच को हिट करने के लिए जहां से शुरू होता है कॉल राइटर्स का डोमिनेट करने वाला जोन। आपको याद है कल कहां स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे? दैट वाज 23,968 एक्सपायरी डे। अब आप जा रहे हैं उस पैच को हिट करने के लिए, डिसाइसिव लेवल। और निफ्टी बैंक को देखिए आपकी स्क्रीन पे 57,692, और आप कौन से पैच पे जा रहे हैं? एक बात याद रखिएगा, कल का पूरा सेटअप स्टार्ट हुआ था बैंक निफ्टी का जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे 57,700 के आसपास, 50 के आसपास। तो अब ऑलमोस्ट 60 अंकों के डिफरेंशियल से ये होता है ना, इंडेक्स जो है अब अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है हायर ट्रैजेक्टरीज में। जो कल के कॉल राइटर्स के जोन थे आप उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स पे और बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। रुचित, अगर बैंक निफ्टी लीडरशिप ले रहा है, बैंक निफ्टी वॉज लीडर, आई मीन इनफैक्ट वो लीडर था, एक लिक्विडेशन, एक रिट्रेसमेंट जरूरी था उसमें, और वो हुआ भी कल, है ना। अब इस बार अगर 58,000 को क्रॉस करता है तो लीडरशिप किन स्टॉक फ्यूचर्स में हाथ में आ सकती है? आपका आकलन क्या कहता है इस बात को लेकर? जी वीरेंद्र जी, जो अगर रीसेंट पास्ट देखे तो जो लीडरशिप हम फिर से यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रादर देन PSU नेम्स। हमने एक पुल बैक मूव जरूर PSU बैंकिंग नेम्स में बीच में देखा है, बट लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जैसे एक्सिस बैंक है वहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ICICI बैंक ने रीसेंट प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स काफी अच्छे होते हुए देखे हैं। आई थिंक ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक भी आई थिंक प्राइस वाइज बॉटम हो चुका है, थोड़ा ग्रेजुअल अप मूव वहाँ पे रहेगा। बट आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस है, या जैसे आप बात कर रहे हैं कि इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक्सिस और ICICI का रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक की, प्राइवेट बैंक्स की बात। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर राय रखने के लिए। फिलहाल एक थोड़ा सा अंतराल के बाद आज कंचन नहीं है, आज श्रेय है। ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका कोई भी अगर आप देखें प्रश्न हो, अटका हो, फंसा हो कहीं पर,
ज़रूर पूछिएगा श्रेया के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मेरी अगली मुलाकात 12 बजे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।